हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये टॉपिक जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, हम प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे और हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 3 से 4 क्वेश्चन तक पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक है। सो आज के सेशन में हम बेसिक्स कवर करेंगे, क्योंकि देखो बिना बेसिक्स के प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली क्वेश्चंस कराना, आई थिंक बहुत से लोग ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कॉम्बिनेशन करना हो गया, प्लस फिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इम्पॉसिबल की प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है, हम किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। पहले हम बेसिक चीज़ें समझ लेंगे। बिना बेसिक समझे अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस को लेके चलेंगे तो ये उन लोग के लिए बेनिफिशियल होगा जो पहले से तैयारी कर चुके हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट पहले से जानते हैं, उनके लिए तो बेहतर होगा। लेकिन जो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं या फिर वो रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए है कि पहले बेसिक्स देख के एक बार अपनी चीज़ों को रिवाइज कर लें। फिर वो क्वेश्चन वाला जो हम इसके बाद वाले टॉपिक्स आगे चीज़ों में कवर करेंगे, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको जो अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन आते हैं, चाहे ताश के पत्ते वाला हो गया, हेड एंड टेल वाला हो गया, ठीक है, और बैक से बॉल निकालने वाली वाले टाइप्स हो गए। तो 3 4 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन सारे टाइप्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सिस्टमेटिक वे में हम चीज़ें करेंगे। तो आज हम बेसिक्स करेंगे। सो बेसिक देखते हैं। पहले देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रायिकता। और अगर इसको बोला जाए, ठीक है, इसका एक्चुअल में मतलब अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है, अगर मैं बोलूँ, अगर ये संभावना इसका मतलब होता है। ठीक है, संभावना। संभावना संभावना का मतलब किसी भी चीज़ से घटित होने की संभावना क्या है, या फिर प्रायिकता क्या है, दोनों का मतलब एक हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो अगर हम प्रायिकता में अगर चीज़ों को देखा जाए, तो प्रायिकता के लिए अगर हम चीज़ें लिखते हैं, अगर प्रायिकता के लिए चीज़ें लिखेंगे, प्रायिकता मतलब संभावना होता है किसी भी इवेंट के घटित होने की प्रायिकता, मतलब पीई का मतलब हो गया किसी भी इवेंट के घटित होने की प्रायिकता। ई फॉर इवेंट, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के घटित होने की जो प्रायिकता पीई होती है, ठीक है, हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम। ये क्या है, इसको अगर लिखा जाए, अनुकूल अनुकूल डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। टोटल इवेंट का मतलब कुल परिणाम होता है। इसको हम टीई लिख सकते हैं, टोटल इवेंट। ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, इसको हम एन ई लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया। ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब अगर इसकी अगर बात करें, तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ के घटित होने की प्रायिकता निकालना जाए, तो पहले हमें ये चीज़ देखना है कि कितने अनुकूल परिणाम हो सकते हैं, कितनी बार वो चीज़ें हो सकती हैं, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। उसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कुल घटित होने की संभावना से अगर भाग कर दें, तो हमें टोटल इवेंट की प्रायिकता मिल जाती है। अगर जो नीचे टोटल, अगर अगर हम इसको अगर नेक्स्ट पेज में लेके चले, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई सेट है, मान लो एक चीज़ समझना आप, अगर अगर मान लो कोई इस तरीके से, मान लो एक डाइस है। डाइस का मतलब समझ रहे हो, लूडो जो आप खेलते हो, तो कुछ इस तरीके से डाइस बनता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम डाइस बना दें, ठीक है, अगर डाइस बना दे, मैंने कह दिया कि इसमें मान लो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 1 5 हो गया, 1 2 3, 1 2 3, और मान लो यहाँ पे 2 हो गया, इसके पीछे 1 हो गया, फिर आगे मान लो इधर होगा जो ये 5 हो रहा। इस तरीके से हम लोगों ने डाइस बना दिया है। ठीक। अभी देखो, डाइस आपको दिख गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी इस डाइस में कितने परिणाम हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 6 फलक हैं। 6 फलक है, मतलब अगर डाइस को अगर हम लुढ़काएं, तो 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम बोलते हैं, अगर देखें, अगर कायदे से टोटल जो परिणाम, टोटल जो घटना हो सकती है, टोटल अगर घटना की बात करें, टोटल अगर इवेंट की बात करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसमें 6 फलक हैं, तो कुल घटना घटित होने की कुल प्रायिकता कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। अगर मैंने आपसे ये प्रश्न ये कह दिया कि अगर इस डाइस को, अगर इस पासे को अगर मैं लुढ़काता हूँ या फेंकता हूँ, तो 1 आने की प्रायिकता या फिर 2 आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है,
प्रायिकता कितनी आएगी, 2 आने की प्रायिकता क्या है, ये क्वेश्चन अगर मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो देखो इसमें सिंपली अगर आप बोलोगे सर, अगर मैं इसका अगर सेट की तरह की चीज़ों को लिखूँ, अगर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेट लिखता हूँ उसका, तो आप बोलोगे सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो हम लोगों ने इसके फलक के आधार पे, जो इसके फेसेस हैं इसके आधार पे हमने आपको बता दिया जो टोटल इवेंट बनेंगे, टी बनेगा, ये हो सकता है 6, ये 6 होगा। अगर एक आने की प्रायिकता देखो तो यहाँ पे देखो, चाहे एक अगर आएगा तो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो अगर एक आने की प्रायिकता अगर देखा जाए तो एक सिर्फ एक बार ही आ सकता है। 6 फलक में अलग अलग नंबर लिखे गए हैं, इसलिए अगर आएगा तो सिर्फ एक ही बार आएगा, 2 बार तो आ नहीं रहा है। तो जितनी बार आ सकता है, जितनी बार, अगर यहाँ पे देखो जितनी बार वो नंबर दिखाई पड़ेगा तो वो नंबर आप लिख लोगे। अगर इसकी प्रायिकता की बात करें, टोटल इवेंट की अगर हम बात करें, प्रायिकता की बात करें, तो टोटल कितने इवेंट आ सकते हैं, कितना हमें अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एक सिर्फ एक ही बार आ सकता है, जब अगर आप डाइस को एक बार फेंकेंगे तो, ठीक है। तो एक लिख दिया। टोटल इवेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 6 है, तो 1/6 हो गया। उस पासे में एक के आने की प्रायिकता क्या है, 1/6। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं, क्योंकि इस पासे में अगर 2 आने की प्रायिकता, 1 आने की प्रायिकता, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की और 6 आने की प्रायिकता अगर बोलता हूं, तो सिंपली देखो इसको समझना बहुत ध्यान से। इसके आने की प्रायिकता का निकाला जाए तो 1/6 मैंने निकाला, इसके लिए भी 1/6 ही आएगा, इसके लिए भी 1/6 आएगा, इसके लिए भी 1/6 आएगा, और इसके लिए भी अगर लिखा जाए तो इसके लिए भी 1/6 आएगा, और अगर इसके लिए भी लिखता हूँ तो 1/6 आएगा, ठीक है। 1/6 1/6 1/6 करके सबके प्रायिकता आएंगी, क्योंकि 3 भी एक बार आ सकता है, 6 भी एक बार आ सकता है, 5 भी एक बार आ सकता है, 2 भी एक बार आ सकता है, 1 भी एक बार आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ देख लिया कि नंबर ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके सभी की जो प्रोबेबिलिटी है 1/6 1/6 है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और देखो कि अगर हम इस चीज़ को लिखते हैं, अगर हमने आपको जो प्रोबेबिलिटी बराबर लिखा है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बराबर लिखा है, इसको ध्यान से लिखना है, इसको नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। हमने लिखा क्या, अनुकूल परिणाम। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना भाई, इसकी अगर जो वैल्यू की बात करोगे, ये 0 के बराबर या इक्वल, या एक के बराबर या एक से छोटा रहेगा। इसका क्या मतलब हो गया, जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है 0 के बराबर रहेगी या 0 से बड़ी होगी, 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। मतलब मिला जुला के अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता जो होती है, 0 और 1 के आसपास ही रहती है। ना तो 1 से वो बड़ा कभी हो सकता है और न 0 से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो 0 और 1 ही इसके क्या है, पैरामीटर है, इससे बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम में याद रखना, 1 किस केस में बनता है मैं आपको भी समझा दूंगा, और 0 किस केस में बनेगा आपको वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब एक चीज़ों को लिखते हैं, सब चीज़ों को नोट करना आप। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ये 0 किस केस में आएगा, 0 आने का मतलब हो गया अगर मान लो संभावना इम्पॉसिबल वाली चीज़ें हो, अगर इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो जाए, इम्पॉसिबल अगर प्रोबेबिलिटी हो जाए, अगर इम्पॉसिबल प्रायिकता अगर आपको दिखाई पड़ रही, जैसे मैंने कह दिया कि अगर मैं कोई पासा की बात कर रहा था, सिंपल सी बात है, मैं आपको 2 केस बताता हूँ। एक तो मैंने इस तरीके से पासा बना दिया है ना, इस तरीके से पासा बना दिया, ठीक है। ये पर 5 6 हो गया, और 1 2 3 हो गया, ऐसे करके मान लो पासा है, ठीक। ये मैंने पासा बना दिया है। इस पासे में मैंने आपसे जब बोला कि अगर इसको लुढ़काया जाए तो इसमें नंबर आने की संभावना क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 एक बार आ सकता है, 2 एक बार आ सकता है, 3 4 5 6 सबके आने की प्रायिकता है, सब में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैंने आपसे ये क्वेश्चन कह दिया कि इसमें 10 आ जाए या फिर 8 आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट 1 2 3 4 5 और 6 ही है, इससे बाहर की संख्या इस पे हम नहीं ला सकते, क्योंकि इस पर छपा ही नहीं है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए या फिर 3 अंकों की कोई संख्या आ जाए, हमने कहा कि इस वाले पासा में 3 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो आप बोलोगे कि सर इसका जो
प्रायिकता जो आएगा वो आएगा जीरो। क्यों आएगा? क्योंकि वो संभावना घटित होने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है ना? अगर मैं इस तरीके से अगर पासा फेंक रहा हूँ, मैं कहा 3 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता क्या है, क्योंकि ये एक ही अंक तक आप 6 जो है एक ही अंक तक ही वैल्यू है, तो मैंने कहा 2 अंक की अंकों की संख्या आने की संभावना क्या है? तो आप बोलोगे सर 2 अंक की अंकों की संख्या इसमें छपी नहीं है, तो 2 अंक की अंकों की संख्या आने की संभावना बिल्कुल जीरो है, नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके के जो केसेस बनते हैं उसको इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी बोली जाती है। उस केसेस में जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। अगर मैंने आपसे एक चीज़ और कह दिया, मैंने कह दिया अगर मान लो ये कॉइन आपने बना दिया, ठीक है, ये कोई सिक्का है, ठीक है, इस सिक्के में अगर मैंने बोला है मान लो ये सिक्का है, मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये सिक्का है, इस सिक्के में मैंने कह दिया कि इसमें क्या हो गया, मान लो ये कुछ हेड, इसमें मैंने कह दिया ये सिक्का है, ठीक है, ये सिक्का दिख रहा है, तो सिक्का को जब उछालोगे आप तो सिक्का में या फिर हेड आता है या फिर टेल आएगा, दो ही केस होगा, उसमें चित आएगा या पट आएगा, तो हेड और टेल वाली ही प्रोबेबिलिटी इसमें होती है, चाहे हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए। तो मैंने ऐसा आपसे कह दिया कि हेड और टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि दोनों कुछ ना आए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैंने उसको उछाला है तो हेड हेड और टेल के अलावा कुछ और चीज़ आ जाए। मैंने कहा हेड और टेल के अलावा इंडिया का नक्शा आ जाए, इंडिया का मैप आएगा, तो अगर किसी कॉइन को उड़ा रहा हूँ मैं, उसमें इंडिया का मैप छपा ही नहीं है, तो मैंने आपसे कहा कि इंडिया के मैप आने की संभावना क्या है, तो आप बोलोगे जीरो, कि उसको आने की कोई प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं बन सकती कि वो है ही नहीं। जो चीज़ है नहीं तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल केस जब बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी जब लिखी जाएगी, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो का मतलब समझ में आ गया कि जीरो क्या है, जो चीज़ इम्पॉसिबल हो, जो चीज़ होगा ही नहीं, मतलब संभावना इसकी जीरो है, ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको घटित नहीं होना है और आपको पता है पहले से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। अब आता है क्वेश्चन कि सर लेस देन आर इक्वल टू वन, तो इक्वल टू वन वाला केस देखते हैं। अगर मैंने बोला अगर प्रोबेबिलिटी एक है, अगर इस तरीके से गिवन है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सल केसेस में लिया जाता है। यूनिवर्सल का मतलब मैं बता देता हूँ, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल जब केस बनता है तब होता है ये प्रोबेबिलिटी वन वाला सिस्टम। तो यूनिवर्सल केस क्या है, मतलब सार्वत्रिक सत्य वाली बात। जैसे हमने कहा डेथ, मृत्यु, हमने कहा मृत्यु क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मृत्यु होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे एक है, वो एक ही बार होगा, कोई दोबारा जिंदा नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर मैंने कहा डेथ की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे सर डेथ की जो प्रोबेबिलिटी है ये वन होगी। क्यों? क्योंकि डेथ जो हमारा होता है एक फिक्स है, मतलब ये निश्चित है कि हर आदमी का जो डेथ है वो फिक्स है कि होगा ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वन है। मैंने बोला कि अगर आप लोग हाँ तैयारी कर रहे हैं तो आपको यही पता होगा, अगर फिजिक्स में बोलूँ कि कैपिटल जी की वैल्यू जिसको आप क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू पृथ्वी के हर एक पार्ट पे क्या है, फिक्स है कि यही होगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इस तरीके से अगर लिख रहा हूँ, जी की जो वैल्यू अगर मैं लिख रहा हूँ आपको 67 इंटू 10⁻11, ये अगर मैं डेटा बोल रहा हूँ, ठीक है, ये अगर डेटा मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये वैल्यू फिजिक्स का मैटर है, तो ये वैल्यू अगर आपको दिखाई पड़ रही है तो आप बोलोगे सर ये फिक्स है, कभी बदलेगा नहीं। जब नहीं बदलेगा तो ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी वन है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हमेशा ये जैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। इसकी तुलना में अगर हम जी की बात करते हैं, स्मॉल जी की बात, जो आपको पता है इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन ये सत्य नहीं है। हर एक केस में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। स्मॉल जी की वैल्यू पोल पे कुछ अलग होती है, इक्वेटर पे कुछ अलग होती है, पृथ्वी के बीचों बीच में कुछ अलग होती है, पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पे कुछ और होती है, ऊंचाई एच पे जाने पे कुछ अलग होती है। तो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पे आप चंद्रमा पे चले जाओगे तो g/6 हो जाता है, जो वैल्यू यहाँ पे है उसका 1/6 हो जाता है। तो आप जितनी वैल्यूज है, तो जी की जो वैल्यू है ना, जी की वैल्यू डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में हैं। तो ये वैल्यू फिक्स नहीं बोल सकते हैं, सार्वत्रिक चीज़ें फिक्स नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, ये कांस्टेंट नहीं है ना, ये वैल्यू बदल रही है बार बार। आप कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आप एक ही जगह पे फिक्स है, किसी कोने में जा सकते हैं।
तो ये है कि जो चीज़ फिक्स रहे, जो कि स्टेबल रहे, डेथ हो गया तो उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी इसकी 1 आएगी, उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट वाला केस बोलते हैं। ठीक है, कि प्रायिकता बहुत इजी है, बस केवल चीज़ें को लिखते चलना आप। देखो, ना होने की प्रायिकता का मतलब क्या हो गया? अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि अगर दो इवेंट, कोई भी चीज़ अगर आप करोगे तो दो संभावनाएं हो सकती हैं, या फिर वो चीज़ें होंगी या फिर वो नहीं होंगी। ठीक है, अगर मैंने आपसे एक बोला कि सपोज किया, मैं इस तरीके से एक सेट तैयार कर दिया, ठीक है, और आपको मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये एक इवेंट है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस मान लो समोसा है, ठीक है, तो समोसा खा, एक ये पूरा मान लो एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यू है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू है, और ये मान लो सेट ई है, मान लो कुछ भी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इवेंट होगा, तो आप बोलोगे सर पी होगा इसका इवेंट होना, ठीक है, पीवी होगा इसका इवेंट होना। मैं कह रहा हूं अगर इवेंट नहीं होता तो इसको हम पी डैश ले लेते हैं। अगर मान लो ये इवेंट ना होने का, नॉट हैपन वाला है, नहीं घटित होने वाला इवेंट है, जो कि होने की संभावना 0 है, नहीं होगा। ये हैपनिंग वाला इवेंट है जो कि होगा, ठीक है, ये हैपनिंग वाला इवेंट, ये हैपन होगा। तो अगर हम इन दोनों की अगर बात करते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता की अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो इन दोनों का अगर योगफल किया जाता है तो ये वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ आप जानो। तो ये बेसिक बेसिक जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको पता रहेंगी तो चीज़ें ईजी रहेंगी आपको आगे करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की जो प्रायिकता होती है ऑलवेज ऑन होती है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना होने की अगर प्रायिकता बताना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा के लिखो तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, न घटित होने की संभावना जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पी डैश ई बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ई। पी क्या है, घटित होने की प्रायिकता है। तो ये एक फॉर्मूले के तौर पे आप यूज करोगे जब आगे क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, तो आई थिंक इससे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता रहेंगी तो क्वेश्चन करना आसान है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन डायरेक्टली करा दूंगा ना तो आप चीज़ पकड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ और चीज़ों को देखते हैं। देखो भाई, ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी की बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको पता रहनी चाहिए आपके लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन में नहीं जा रहे हैं, बेयर्स फार्मूला वगैरह नहीं यूज करेंगे, ठीक है, तो उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इतना कर लेंगे कि आपके जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टॉपिक जो कवर्ड हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं, मैं समझाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब होता है चुनना। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं कह रहा हूँ चुनने का मतलब हो गया, अगर अगर हम चीज़, अगर मैंने कोई सेट रख दिया, ठीक है, कोई सेट रख दिया, मान लो मैंने 4 गेंद रख दी। अब समझना मेरी बात, मैंने यहाँ पे एक 4 गेंद, इतनी सी समझ में अगर मैं कह रहा हूँ 4 गेंद, अगर मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, एक गेंद ये हो गया, एक गेंद ये हो गया, एक गेंद ये हुआ, आपका ये चौथा गेंद ये हो गया। ठीक है, इस गेंद के अलग अलग नाम दे देते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए, 1 2 3 और ये 4, ये 4 गेंदें हो गई। तो मैंने कहा दो दो गेंद अगर लिया जाए तो दो दो गेंदों को के सिलेक्शन करने की को किस तरीके से चुना जा सकता है। अगर दो दो गेंदों का पेयर बनाया जाए तो कितने तरीके से हम इसको चुन सकते हैं, है ना। अगर मान लो 4 गेंद है, 4 गेंद में से दो दो गेंदों को अगर एक एक साथ लिया जाए तो कितने ऐसे जोड़े बनेंगे जिसे सभी जोड़ों में दो अलग अलग गेंदें ली जा सके। बात समझ में आया? देखो ध्यान समझना, इसको पहले हम नॉर्मल तरीके से समझेंगे, फिर इसका जो फॉर्मूला है वो करेंगे। क्योंकि देखो मेन क्या है, नॉर्मल तरीके से छोटे वाले टॉपिक तो कर लोगे, छोटे वाले पार्ट तो कवर कर लेंगे, लेकिन जब ये थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल पे जाएगा, जिसमें प्रोबेबिलिटी हमने 20 गेंद ले ली, 100 गेंदे ले लिया, 15 गेंदे ले लिया, तो आप वहाँ पे ये सब चीज़ें वर्बली नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे बताना है तो इसमें छोटे टॉपिक चीज़ों को लेके पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में चीज़ें ये चीज़ हो रही है। लेकिन जब आप फार्मूला लगाओगे तो आपको चीज़ पता रहनी चाहिए कि हम जो फार्मूला लगा रहे हैं तो हम क्या चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ अगर दो दो बॉल लेना है तो मतलब आप चाहे तो ये बॉल एक साथ लोगे, पहला ही पार्ट हो गया, चाहे ये बॉल लोगे, ये दूसरा पार्ट हो गया,
चाहे आप ये बॉल लोगे, तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आया। 3 तरीका हो गया। अब आप इन दोनों को अगर एक साथ ले लो, ये चौथा पार्ट हो गया। ठीक, 1 मिनट रुको, ऐसा नहीं, इसको हम थोड़ा सा हटा, ऑलरेडी हम ले चुके हैं उस चीज को। ठीक है, अब हम कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक, एक साथ, और इसको ले लेते हैं एक साथ। तो ये मान लो चौथा तरीका हो गया, ये पांचवा तरीका हो गया। तो और भी तरीके हैं, आप तीन और दो और, अब देखो 4 और 1 को भी साथ ले सकते हो आप। 4 और 1 को ले लोगे तो क्या हो जाएगा, छठवां तरीका हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और इसमें पार्ट बच पा रहा है। तो दो दो गेंद अगर साथ लोगे तो ऐसे पेयर बन जाएंगे। पहले 1 और 2 वाली गेंद साथ में ले लोगे, फिर 2 और 3 वालों को साथ में ले लोगे, फिर 3 और 4 वाले को एक साथ ले लोगे। ठीक है, उसके बाद 1 और 3 वाले जो नंबर की गेंद है एक साथ ले सकते हो। दो दो गेंद चुन सकते हो जो अलग अलग गेंदें रहेंगी। ठीक, ये जब आप थैली वाले क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ ये सब चीज़ें आपको याद आएंगी। ठीक है, उसके बाद 2 और 4 को ले सकते हो, फिर 4 और 1 को लेके कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, और हम गेंद के जो अलग अलग कम्बिनेशन हम निकाल के अलग कर सकते हैं। ये बात समझ में आया। तो ये 6 तरीके हैं गेंदों को सिलेक्ट करने का, ये 6 वेज हैं, 6 वेज हैं, 6 तरीके हैं गेंदों को क्या करने का, चुनने का तरीका है। ठीक है, चुनने का तरीका है। लेकिन एक चीज़ जान लो कि ये बार बार ऐसे नहीं कर पाओगे। तो आपने देखा होगा, मैंने भी थोड़ा सा काक दो 15-20 सेकंड का टाइम लिया था चेक करने के लिए कि मैंने क्या सही लिखा, कुछ छोड़ा तो नहीं है। अगर ये आप बड़े नंबर से लिखोगे तो हो सकता है कोई नंबर आपसे मिस हो जाए, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो आपके पास चीज़ों को मतलब सटीकता के साथ जल्दी करने के भी प्रेशर रहता है। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने वर्बली अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर लिया। आपको समझ में कि मान लो कोई चीज़ लिखता, अगर ये आप क्या है, ये आई लिखा है, अगर इसका मैं उल्टा लिखता हूँ, उसका उल्टा लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, तो ये आई नहीं पढ़ते हैं, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। को आई उल्टा करके मैं लिख देता हूँ, उसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। फैक्टोरियल को कई बुक्स में आपको इस तरीके से भी दिया जाएगा, इस तरीके से भी कोई चीज़ लिखी जाएगी एल की तरह, तो वो भी फैक्टोरियल है। अगर मैंने नंबर को अगर इस तरीके से लिखा, देखिएगा जिनको नहीं पता है, अगर मैं 3 के आगे उल्टा आई अगर लगा देता हूँ तो उसको 3 फैक्टोरियल पढ़ा जाएगा, फैक्टोरियल 3 पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, इसको भी फैक्टोरियल 3 ही पढ़ा जाएगा। दोनों को लिखने का तरीका भले से अलग है, मगर दोनों का मतलब एक है, करने का तरीका एक है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इतनी बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ समझते हैं। पहले ये चीज़ समझ लेना, फिर आगे कैसे यूज करेंगे, कैसे हम कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में इसका यूज करते हैं वो चीज़ देखेंगे। अगर सॉल्यूशन की अगर बात करें, ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपली कह दूं, हमने कहा मान लो 4 लोग थे, हम लोगों ने 4 गेंद ली थी इस तरीके से, उसी पे आ जाते हैं। 4 गेंद इस तरीके से हम लोगों ने लिया था, तो चारों गेंदों को सेलेक्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि चारों गेंदों को अगर 2-2 का पेयर लेके किया जाए, आपसे क्वेश्चन यही दिमाग में रहना चाहिए कि सर पेयरिंग कितने कितने नंबर की करनी है। ठीक है, तो 2-2 अगर नंबर की पेयरिंग करोगे तो आप इसको लिए थे, इसको लिए थे, इसको लिए थे, फिर इसको ले लिया था, फिर इसको ले लिया था, फिर लास्ट में इसको ले लिया था। ये 6 तरीके तो हमें पता लग गए थे। ठीक है, 6 तरीके पता लग गए थे। अब हम देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 4C2 लिखता हूं, इसका मतलब हो गया 4 इवेंट है, इसमें से 2-2 की पेयरिंग करके हमें चीज़ों को सिलेक्ट करना है। सी फर्स्ट चॉइस होता है, चॉइस का मतलब चुनना होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगर आपने मैथ्स अगर आपका टॉपिक पढ़ा होगा तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये टॉपिक है, क्रमचय और संचय का पार्ट है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी कोई इशू की बात नहीं, हम इसको एकदम बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ें आपको बता देंगे। जितनी चीज़ें कराई जा रही हैं इतना ही कर लीजिए, एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 4C2 का मतलब हो गया कि 4 इवेंट में से दो के पेयर बना के हमें चीज़ों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर इसको हम अगर इसकी अगर वैल्यू लिखना है तो चुपचाप फैक्टोरियल 4 लिखो आप, और जो फैक्टोरियल नीचे 2 दिख रहा है इसके साथ भी फैक्टोरियल 2 लगा दो आप। इसको इस तरीके से लगाना हो इस तरीके से लगा दो, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लगा दो तो गलत नहीं है। अब इन दोनों का अंतर, 4 और 2 का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आप यहां पे लिख लो। इसको बोलते हैं सॉल्व करने का तरीका। ठीक है ना,
अब इस चीज़ को अगर इस वाले जो डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, इस चीज़ को अगर इसमें अप्लाई करोगे तो एक फॉर्मूला बन के आएगा। तो फैक्टोरियल एन लिखोगे आप और फैक्टोरियल आर भी लिखोगे, इन दोनों का अंतर लिखोगे तो फैक्टोरियल एन माइनस आर लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा एन वस्तुओं में से आर के जोड़े बना के चीज़ों को सिलेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, तो एन में से आर को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इतनी बात समझ में आई। अब इसको जब सॉल्व करोगे भाई, ठीक है, ये तो मैंने तरीका समझा दिया कि ये इस तरीका हो गया। अब पहले एक चीज़ हमारे लिए समझना होगा कि पहले फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी उस पर आएंगे, दूसरे जो पेज मैंने अभी आगे पीछे छोड़ा है उसको पे आएंगे अभी। अगर मैं फैक्टोरियल 4 लिखता हूँ, अगर इस तरीके से अगर फैक्टोरियल 4 में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि इसको जो नंबर दिया गया है इसको हम एक तक लेके जाएंगे, है ना। एक तक लेके जाने का मतलब क्या हो गया, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में जब लिखोगे आप, ठीक है, जब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखोगे। ठीक है, इतनी बात हो सकती है। मतलब जो भी डेटा के आगे फैक्टोरियल लगा है उससे स्टार्ट करके फिर बैक साइड में आते हुए आपको 1 तक लेके आना है, तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो आप कहोगे सर 4 3 के 12 दूनी क्या हो जाएगा, इसका 24 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 हो गई। लेकिन एक चीज़ और देखो, अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से अगर लिखें, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना जरूरी है। अगर हमने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अगर लिख दिया, आपको चीज़ दिख रहा है। आप इसमें एक चीज़ ये भी हमसे मुझसे कह सकते थे, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम इस चीज़ को यूज भी करेंगे कि ये जो डेटा है आपको यहाँ पे ये वाला वैल्यू दिख रहा है, ये वैल्यू की जगह पे क्या हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1 होता है। तो 4 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस वाले चीज़ों को, कि हम 4 इंटू फैक्टोरियल 3 भी लिख देंगे तो गलत नहीं है। हम इसको पूरा सॉल्व हम लोगों ने नहीं किया है, ये हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की दृष्टि से हम अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, हम अगर इसको ये भी लिखें तो गलत नहीं है, इसको अगर हम ये भी लिखें तो गलत नहीं है, इसको अगर हम इस तरीके से लिख के भी सॉल्व करें तब भी गलत नहीं है। लिखने के तरीके अलग है मगर सबसे आंसर एक जैसा आएगा। ये अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको नोट करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें आप नोट लगा के लिखना कि जो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो। अगर फैक्टोरियल 0 आ गया तो इसका मान आपको डायरेक्टली 0, अगर आ गया तो इसका आंसर 0 नहीं लिखोगे। ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं, बिल्कुल ये कभी बदलेंगी नहीं। ठीक है, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो क्या आएंगी, 0 आएगी या 1 आएगी। तो आप 0 निकालो, क्योंकि ये बदलेगा ही नहीं, एकदम फिक्स है, एकदम यूनिवर्सल है, 1 आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स है, ये तो हमें पता है कि यही आना ही है। या ये पता लग जाए कि ये नहीं आना है तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आई होप समझ में आ चुका है ना। अगर चीज़ें अगर इस तरीके से मान लो लिखा है, अगर फैक्टोरियल n लिखा है, n का मतलब हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे, कभी भी सॉल्व करने की नौबत अगर आती है पेपर में, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको इस पे, तो इसको हम n इंटू एन माइनस 1 घटाते लिखते हैं। 4 था तो 4 के बाद 3 लिखा तो मतलब एक घटा दिया था, 3 के बाद 2 लिखा था इसका मतलब एक घटा दिया था, 2 के बाद 1 लिखा था इसका मतलब एक घटा दिया था। इसी तरीके से अगर n लिखा है तो अपने हम सुविधा के दृष्टि से इसको n-2 n-3 और चाहो तो फैक्टोरियल n-4 लिख सकते हो। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में किस तरीके से कंडीशन बनी हुई है। तो आई होप चीज़ समझ में आई होंगी। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, अगर कोई चीज़ अगर इस तरीके से गिवन हो तो हम जो पहले जो बेसिक चीज़ें समझे हैं उसके अगर आधार पे चीज़ें करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा वो चीज़। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको नोट करते चलिएगा, आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको थोड़ी सी चीज़ें लगेंगी कि हाँ ये नई चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत कठिन चीज़ें नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर जो चीज़ें बताई जा रही हैं बस केवल अपने दिमाग में सेट करते चलो, उसको लिखते हुए चलो बस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन हम पीछे छोड़ के आए हैं। ठीक है, अब इसको, अब इस चार तरीके से चार गेंदों को दो दो के पेयर में अगर चुनना हो, दो दो गेंदों के रूप में चुनना हो, तो इसकी संख्या कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर सिंपली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल चार को चार ही लिखते हैं, चार में से दो निकालोगे तो फैक्टोरियल दो आ जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल दो। इतनी चीज़ें लिख सकते हैं। उल्टा आई बताया तो उल्टा आई लिख रहा हूँ, तो इसको हम चार गुने तीन गुने क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल दो लिख सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ फैक्टोरियल टू है आपका, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? दो है तो दो गुना एक लिख सकते हैं इसको। अब आप ध्यान से अगर देखोगे ना, तो ये वाली वैल्यू इससे हम काट देते हैं, फैक्टोरियल टू काट दिया, इसे दो से काटोगे तो दो दूनी के चार हो जाएगा, और दो तीन का कितना हो जाएगा? छः हो जाएगा। तो हम लोगों ने केवल एक बार में फॉर्मूला यूज करके चीज़ों को सॉल्व कर लिया, बिना किसी वर्ब दिमाग लगाए हुए। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतर और आसान रहेगा आप लोगों के लिए। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इसमें किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अब ठीक है, अब कुछ चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे इस वाले वीडियो में। अगर मैंने कहा कोई सेट है, मान लो कोई सेट इस तरीके से अगर गिवन है, सेट मान लो इस तरीके से, सेट ए बराबर अगर हमने कह दिया कि 1 2 3 5 4 6 और 23 दे के रखा है। ठीक है, ये सेट्स है। सेट्स के अंदर जो जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको उसको एलिमेंट बोला जाता है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को सेट बोलते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को सेट बोला जाता है। हिंदी में जो विद्यार्थी हैं इसको सेट बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है ना? सेट बोलते हैं। और इसके अंदर के जो पार्ट हैं, ये सब के सब जो पार्ट आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, इसको बोला जाता है एलिमेंट, अवयव। ठीक है, अवयव। हिंदी में अवयव बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब सेट्स वाला टॉपिक कभी कराने की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो आपको ये चीज़ बेसिक पता होगा, ऑलमोस्ट सबको पता भी होगा, मगर जानने का तरीका पता रहता तो थोड़ा सा अच्छा है कि किसको, मतलब टेक्निकल चीज़ें पता रहनी चाहिए कि किस तरीके से बोलते हैं। नहीं भी बोलना जा रहे तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर, ऐसा तो है नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मगर एक बोलने का पैटर्न पता रहता तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ वो आप इसको करने की कोशिश करना। दिए गए सेट में एक था, ये क्वेश्चन मैंने आपसे ये दे दिया, आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा एक बार। अगर मैंने कहा दिया गया जो सेट है जिसमें 1 2 3 5 4 6 और 23 लिखा है, तो इसमें हमने कहा कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप कैसे करोगे चीज़ रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आता है आपके, ऐसे ही क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं, आपको दिखेंगे तो, मगर बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। पहले आपको देखना पड़ेगा कितना टोटल इवेंट है, तो टोटल इवेंट कितना है जो है इसमें जो हो सकता है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने इवेंट है? तो आप बोलोगे सर 7 है। टोटल कुल कुल घटना कितना है? कुल घटना है तो आप बोलोगे सर 7 है, तो 7 लिख लिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब देखो सम संख्या कहाँ पे है? एक सम संख्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक सम संख्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक सम संख्या आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और बाकी कहीं सम संख्या आपको दिख नहीं रहा है। तो सम संख्या के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल इवेंट क्या है? आपके अनुकूल परिणाम जो प्राप्त हो सकते हैं वो कितने हैं? तो आप बोलोगे सर अनुकूल जो परिणाम है जिसमें सम संख्या आ सकती है 3 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आपको निकालना है सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप सिंपली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसको लिखा जाएगा तो आप बोलोगे पी बराबर क्या हो जाता है? अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 3, कुल परिणाम कितने हैं? बोलोगे 7, तो इसका जो इवेंट कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी कितना आ गया इवन नंबर आने की? तो आप बोलोगे सर 3/7। 3/7 क्या हो जाएगी? इज द प्रोबेबिलिटी जिसमें नंबर हमें इवन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे ये बोल दे यहाँ पे जो सम लिखा है, अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने विषम लिख दिया। ठीक है, इसके हिसाब से विषम लिख दिया। अगर मैं विषम लिख देता हूँ तो अभी बताओ इसका आंसर क्या बदलेगा?
बिल्कुल बदल सकता है और नहीं भी बदल सकता है, डिपेंड करता है कि सेट में क्या क्या अवयव दिए गए हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप इस चीज़ को अगर एनालिसिस करो, तो यहाँ पे विषम कौन कौन से, एक ये है आपका विषम, ये जिसमें व्हाइट में कर रहा हूँ, एक ये 1 3 5 23, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4। अब इस बार विषम के पद की जब बात की जाएगी तो कुल घटना तो आपका फिक्स है, ये वाला वैल्यू तो फिक्स है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम विषम के अगर पद में बात करें, अगर हम विषम के लिए अगर लिखेंगे, तो आपको दिखाई पड़ रहा है जो ऊपर चीज़ें हैं इसमें विषम संख्या कितनी दिखाई पड़ रही हैं जो अलग अलग हैं, तो आप बोलोगे सर 4 है, 1 3 5 एंड 23 है जो कि विषम है। तो यहाँ पे अगर हम क्या लिखेंगे, अगर चीज़ों को अगर लिखा जाए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। सिंपल ही बस समझ में आ गया। अब हम विषम संख्या के लिए अगर विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालेंगे, तो जो ये ऊपर आपने अनुकूल परिणाम 3 लिखा था, अब यहाँ पे क्या कर लोगे, 4 कर दोगे, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4/7 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को कर लिया। ऐसे समझ में आ गया चीज़, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बट ये कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अति महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब इसमें आपके मैं छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। इसके बाद वाला जो वीडियो में बना सेशन कराऊंगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे इन सारी चीज़ों को बिल्कुल डायरेक्टली यूज करेंगे। वो तब ये मैं मान के चलूँगा कि आपको चीज़ें आ गई हैं। इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अगर मान लो इस तरीके से एक कॉइन है, मान लो, ठीक है, ये कोई कॉइन है मान लो, ठीक है, इस कॉइन है, ठीक, तो ये कॉइन है, तो इसमें दो ही चीज़ें हैं। अगर मैं इसको ऊपर उछालता हूँ तो इसमें हेड या टेल आ सकता है, ठीक है ना। तो केवल हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो आप बोलोगे सर टोटल इवेंट कितने हैं, टोटल इवेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे सर चाहे या हेड आए या फिर टेल आए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। दोनों घटनाओं में से कुछ भी जब आ जाए, तो जो कुछ भी आ जा सकता है, जितनी चीज़ें आ सकती हैं वो टोटल इवेंट होता है। तो यहाँ पे टोटल इवेंट कितना होगा, 2। अगर मैं बोलता हूँ हेड आने की प्रायिकता कितना है, तो हेड तो भाई एक बार अगर उछालोगे तो सिर्फ एक ही बार तो आएगा, और टेल भी अगर अगर उछालते होगा मान लो, तो टेल कितनी बार आएगा, तो आप बोलोगे सर टेल जो आएगा वो भी एक बार ही आ सकता है। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी अगर लिखी जाए तो बोलोगे कितनी बार आ सकता है, तो एक आ सकता है, अनुकूल परिणाम एक है, और इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल इवेंट कितना है, तो बोलोगे 2 बार मैक्सिमम आ सकता है, तो 2 नीचे लिख दिया। इसकी अगर प्रायिकता लिखी जाए तो बोलोगे 1/2। ठीक है, दोनों की प्रायिकता 1/2 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है ना। तो मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें समझा दी जो आई थिंक आपको क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। एक और चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, तो ताश के पत्ते वगैरह अगर आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो मैं चीज़ें आपको बता दूंगा कि 52 पत्ते होते हैं, इसमें 26 अलग अलग काले और लाल पत्ते होते हैं, फिर उसमें 13 के डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें अगर पता रहेंगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से पहले वो चीज़ों को एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मैं समझाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी। एक चीज़ और आपको बेसिक बता देता हूँ। मान लो इस तरीके से एक डाइस है, ठीक है, ये मान लो कोई एक पासा है, ठीक, इसके 3 फलक ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और 3 फलक इसके पीछे होंगे जो कि मैं आपको बना के दिखा नहीं सकता, कुछ इस तरीके से होंगे, है ना। कुछ इस तरीके से पासा बनेगा, अलग अलग फलक है, एक फलक पे ऐसा चीज़ बन जाएगा जो एक दूसरे को के ऊपर आ जाएंगे, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं बना उसको, या फिर अलग अलग फलक तोड़ के बनाओ। ठीक है, तो आपसे मैंने क्वेश्चन कह दिया कि इस पासे को अगर लुढ़काया जाए, अगर लुढ़का रहे हैं, अगर फेंक रहे हैं, तो 2 के आने की प्रायिकता क्या आ सकती है, तो आप बोलोगे कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 तो एक ही बार आ सकता है, तो एक बार आ सकता है। कुल कितनी घटनाएं हो सकती है, तो बोलोगे 6, तो 6 हो सकता है, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो जो घटना जितनी बार होने की संभावना होती, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो घटना जितनी बार हो सकती है वो आप अपने दिमाग में फिर सेट कर लो, और उस घटना में जिस चीज़ को हमें अनुकूल जो हमें चीज़ चाहिए होती है, वो घटना कितनी बार हो सकती है। मतलब अगर एक बार लुढ़काया जाए, 2 बार लुढ़काया, जैसा भी कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है, वो कितनी बार अगर किया जा रहा है तो उसमें वो कितनी बार हो सकता है, तो वहां से अनुकूल वाला डेटा पकड़ेंगे, फेवरेबल आउटकम पकड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से हम प्रायिकता, और इसके बाद वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन हो, चाहे वो थैली के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो ताश के पत्ते के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे आपके
पासा वाले क्वेश्चंस हों। तो देखो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा हो कि इवेंट कैसे बनाए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन अमूमन जो पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैले से बॉल निकालने वाला, या फिर कुछ अलग चीज़ें उसमें पेन निकालने वाला है, बॉल निकालने वाला क्वेश्चन हो, लाल और काली गेंदें थी, या फिर लाल काली हरी गेंदें थी। टोटल नंबर ऑफ गेंदें इतनी है, तो उसमें से अगर एक काली गेंद निकाली जाए तो उसकी काली होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। और आपसे पान के पत्ते वाले या ताश के पत्ते वाले जो क्वेश्चन पेपर कार्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम उसी में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन के किससे बनते हैं, आपके पास हेड एंड टेल वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीज़ें अलग अलग है। मगर आपने किसी एक को भी अगर अच्छे से कमांड कर लिया है, तो ये मान के मैं चलता हूँ, ये होता भी है। अगर आपको एक चीज़ समझ में अगर अच्छे से अगर आ गई, तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बनाया जाए आप सारे के सारे कर पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। किसी का कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, सबके कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट को बेस मान के चीज़ें हम करेंगे आगे के वीडियोज़ में। ठीक है, आई होप आपको इन सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं नोट कर रहे होंगे, जिससे आने वाले वीडियो में जो मैं इसके बाद वाला सेशन करूँगा, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो पाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के वीडियो में इतने करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अपने टॉपिक्स भी शेयर कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में इश्यूज आ रहा है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो एडवांस मैथमेटिक्स है सारा का सारा कवर कर दिया है चैनल पे। आप अगर प्लेलिस्ट के माध्यम से अगर देखोगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट चीज़ें ज्योमेट्री का, हाँ एक चीज़ और, ज्योमेट्री के लिए मैं एक वीडियो क्रिएट तो करने में काफ़ी टाइम लग रहा है ज्योमेट्री में। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, एक मैं सीट आपको शेयर कर दूंगा, उसकी वो सीट आप रिवाइज कर लेना। उसके लिए एक वीडियो में कवर करा दूंगा, इसमें सारे ज्योमेट्री क्वेश्चन से लेकर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो में इतने करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर।